हेलो एवरीवन। आज भारत की जो स्थिति बनी हुई है या जो घटनाएं घट रही हैं या जिसकी तैयारी हो रही है वो कहीं ना कहीं असहनीय पीड़ा देने वाली है। एक बड़ा अच्छा सा लाइन है, चाहता तो बच सकता था परंतु कैसे बचता, मैं भी तो इसी पृथ्वी या इसी भूभाग का हिस्सा हूँ। ये लाइन मैंने इसलिए बोली कि हम जो भी लोग हैं, जो इस भूभाग में, जो इस पृथ्वी के रहमो करम पे या इस प्रकृति की देन है कि हम स्वच्छ हवा ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। सोचिए एक दिन आए, क्योंकि जो स्थिति हमने बना रखी है या जो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्थिति आने ही वाली है। तो हमें सुधर जाना चाहिए। मैं भारतीय दर्शन का एक कोट बताना चाहूँगा, जिसमें चार्वाक दर्शन में कहा गया है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिवम पिबेत। इसका मतलब यह है, हम जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर घी पिए। परंतु क्या एक व्यक्ति के ऋण लेकर घी पीने से क्या उसके परिवार के बाकी लोग जी सकेंगे? हमारा समाज, हमारे भारत के लोग वो कैसे सरवाइव करेंगे? आज यदि हमने उस ऋण के बदले अरावली के जो पर्वत है उसको तोड़ भी दिया, उससे पैसे अर्जित कर भी लिए, जो लोग उसके तोड़ने के, उसके क्षरण करने के या उसको नष्ट करने के मुखालफत कर रहे हैं, क्या उनके आने वाले जनरेशन में या उनके परिवार के लोग इसके भुक्तभोगी नहीं होंगे? यह हमें नहीं भूलनी चाहिए कि प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो किसी का घर नहीं देखती, वो किसी व्यक्ति को नहीं देखती, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कलेक्टर हो या एक आम आदमी हो, सारे के सारे उसके जद में आते हैं। हमने जिन लोगों को नेतृत्व दिया है, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता? जो मध्य प्रदेश में इतने सारे पेड़ काटे गए या जा रहे हैं, भागलपुर में इतने सारे पेड़, लगभग 2 लाख के आसपास पेड़ काटे जाएंगे, और अभी अरावली पर्वत की बारी है, तो हम कब तक चुप बैठेंगे? कब तक हम ऐसे सहते रहेंगे? हमारे कहा गया है कि जो दर्शन शास्त्र है वो सभी विषयों की जननी है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो समाज हमारा, जो सोसाइटी है या व्यवहारिक जीवन में जो लोग जीते हैं, उसको जीने के लिए, या यूँ बोल सकते हैं कि समाज का जो रीढ़ होता है वो हम दर्शन शास्त्र को बोल सकते हैं कि आईना और दिशा दोनों दिखाने का काम करती है। हमारे दर्शन में एक से एक ऋषि मुनि, वैज्ञानिक आए और इसकी न जाने कितनी सारी व्याख्याएं की, परंतु आज भी ये चीजें हमें करने की जरूरत है। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती कि उसके इस तरह के विकास से हम अगर विकसित राष्ट्र हो भी गए तो हम क्या कर लेंगे? चलिए आपको एक कल्पना करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास पैसों की ढेर सारी स्रोत है या बहुत सारे पैसे आप कमा रहे हैं, परंतु आप
एक वैसे जगह पे जी रहे हैं जहाँ पे सांसें भी आपको खरीदनी पड़ रही है। जल जो मूलभूत जीवन की मुझे लगती है सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है, हम उसको खरीद के पी रहे हैं। ये कब तक? जल का तो अंत होगा। सांसें, कुछ लोग का कहना है कि सांसें या जो हवाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। सही बात है, परंतु प्रदूषित तो हो सकती है, वो खराब तो हो सकती है, जैसे आज हमारे दिल्ली में हो रही है। तो मेरी सरकार से भी अपील है और लोगों से। देखिए, मेरे आंदोलन में कोई विश्वास नहीं है, मैं आंदोलन का पक्षधर नहीं हूँ, परंतु हमारी सरकारें ऐसा क्यों चाहती हैं कि आंदोलन हो? हमारे संविधान में भी तो हमें शक्तियाँ दी हुई है, और हम जिस लोग को चुनकर भेज रहे हैं वही तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम ऐसे मूर्खों को चुनकर भेजते क्यों हैं? या फिर वो ऐसे ही जीत जाते हैं बिना चुने हुए ही? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और आंधियाँ जब आएंगी तो घर सिर्फ मेरा नहीं होगा, उसमें घर हम सबका होगा, और हम सबके सर से छत गायब होंगे। यदि हम ये सोच रहे हैं कि मेरा घर भागलपुर तो नहीं है, या हम ये सोच रहे हैं मेरा घर मध्य प्रदेश तो नहीं है जहाँ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं मेरा घर राजस्थान तो नहीं है, परंतु इस बात को याद रखिएगा कि जो बदलाव होता है वो किसी खास जगह पे नहीं होता है, उसका इम्पैक्ट सबको पड़ता है। तो हमें नेताओं से भी सवाल करने चाहिए, हम ऐसे जाहिल लोगों को भेजते ही क्यों हैं वहां पे चुन के, जिनको ये भी समझ नहीं है कि चीजों, कहते हैं कि एक घर बनाने में तिनका तिनका जोड़ के एक घर बनता है, लेकिन बिखारने के लिए उसका समय नहीं लगता है। तो हम ऐसे लोगों को क्यों भेजते हैं जो कभी घर बनाए ही ना हो? धन्यवाद।